नमस्कार। सुर्खियों के बाद शुरुआत बड़ी खबर से जो निवाड़ी से मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ओरछा पहुंची हुई हैं। शराब की दुकान के सामने गाय उन्होंने बांधी है, चारा भी खिलाया है, नारा दिया है शराब छोड़ो दूध पियो। इससे पहले के लगातार एक के बाद एक उनके ट्वीट याद करते जाइए जो न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको प्रमुखता से दिखाए हैं। मधुशाला में गौशाला अभियान चलाएंगी। नई शराब नीति में अगर गड़बड़ हुई तो जो होगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह अच्छा हुआ कि शराब नीति को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। अगर उस पर विचार किया जा रहा है तो ये तमाम बयान हैं सिलसिलेवार। अब इसी से जुड़ी खबर है जबलपुर से। शराबबंदी को लेकर उमा भारती जिस तरह से बयान देती हैं, विपक्ष यानी कांग्रेस हमला कर रही है। कांग्रेस विधायक संजय यादव उमा भारती पर जुबानी हमला कह रहे हैं कि सिर्फ गीदड़ भभकी और चमकाने का काम कर रही हैं उमा भारती। अगर उमा भारती में हिम्मत है तो जबलपुर आए, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। मतलब विधायक उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ मैं काम करूंगा। गांव गांव अवैध शराब बिक रही है। पहले अवैध शराब पर उमा भारती लगाम लगाएं और उसके बाद शराबबंदी की बात करें। सरकार के संरक्षण में शराब माफिया पल रहे हैं। भारती जी अब गीदड़ भभकी देने लगी। उमा भारती जी चमकाती ही करती कुछ नहीं। पिछले 1 साल पहले उन्होंने पत्थर भी मारा था कहीं भोपाल में। उसका हश्र क्या हुआ? कोई माफिया को फर्क पड़ा? क्योंकि ये शराब माफिया जो पल रहे हैं वो सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं। निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी चौहान का संरक्षण है शराब माफियाओं को। और जो गांव-गांव आज शराब बिकवा रहे हैं उसमें शिवराज सरकार की सहमति से बिक रही हो, चाहे पुलिस हो चाहे आबकारी विभाग हो, सब सहमत रहते हैं। अगर उमा जी की हिम्मत हो तो मैं उनको निमंत्रण देता हूँ कि हमारे नर्मदा किनारे के क्षेत्रों में गांव-गांव में आज जो अवैध शराब बेची जा रही, महिलाएं परेशान हैं, सभी वर्ग परेशान हैं। अगर हिम्मत हो तो मेरे यहाँ आए, मैं उनका साथ देने तैयार हूँ। लेकिन शराब पूर्णतः बंद कराएं, तब तो मानेंगे उमा भारती को। पहले तो अवैध बंद करवाएं जो गांव-गांव पेकारी चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में। और बगैर सरकार के संरक्षण की हिम्मत नहीं है माफियाओं की, बगैर सरकार के संरक्षण के वो शराब बेच सकें। शिवराज जी का जिसके ऊपर हाथ हो तो वो व्यक्ति कैसे अवैध काम नहीं करेगा? उमा भारती में हिम्मत है तो सबसे पहले सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करें, क्योंकि सरकार के ही संरक्षण में सब शराब बिकती है या बटती है। और सहयोगी हृदेश तिवारी निवाड़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे। हृदेश, निवाड़ी से इसकी शुरुआत की गई है। हालांकि बयान वो काफी पहले से दे रही हैं, पर निवाड़ी ही उन्होंने चुना है। क्या कुछ घटनाक्रम रहा हृदेश? देखिए, कल देर रात उमा भारती ओरछा पहुंची थी तो सबसे पहले वो वही शराब की दुकान पे पहुंची थी जिस शराब की दुकान का वो अक्सर अपने बयानों में जिक्र करती रहती है। वो कह रही है कि जो ये शराब की दुकान है, रामराजा सरकार मंदिर के पहुंचने के पहले ये शराब की दुकान है, तो जो लोग यहाँ आते हैं उनका स्वागत गंगा जल से होना चाहिए। उसकी जगह यहाँ पे लोगों का जो स्वागत है वो शराब से हो रहा है। और आज उन्होंने पूरा एक जो साफ एक स्लोगन दिया है कि शराब छोड़ो दूध पियो। और जब उमा भारती सुबह यहाँ पर आई थी तो उन्होंने पहले तो 11 गाय की बात की, लेकिन करीब 5 से 6 गायों को जो शराब की दुकान है उसके सामने बांधा गया। उन्होंने कहा है कि जो शराब का नियंत्रण है वो सरकार, शराब की जो शराब पर नियंत्रण सरकार का है, लेकिन जो गौ है इनके संवर्धन और संरक्षण की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं समाज की भी बनती है। उसके बाद उमा भारती ने एक बड़ी बात ये कही कि जो गाय है उनके लिए वो गाय अदालत शुरू करने जा रही हैं। उसमें जो गाय हैं वो समाज के लोगों से उनके संरक्षण और संवर्धन की अपील करेंगी। जी, संरक्षण की वो अपील करेंगी। एक तरह से सिंबॉलिकली भी देखें तो ओरछा से असर थोड़ा ज्यादा जाएगा, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है हृदेश।
जी, निश्चित तौर पर जो ओरछा है वो उसको बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है और जो रामराजा सरकार है वो यहाँ पर राजा के रूप में विराजमान है। तो निश्चित तौर पर चूंकि उमा भारती ही भी बुंदेलखंड से आती हैं और ये जो ओरछा है ये पहले टीकमगढ़ का ही हिस्सा हुआ करता था। जिस गृह जिले से उमा भारती आती है इसको बुंदेलखंड की अयोध्या भी कहा जाता है और लगभग इसको जो अयोध्या है उससे ही जोड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह का एक जो सिंबॉलिक तरीके से वो बताना चाह रही हैं कि ओरछा से पूरे प्रदेश में ये बात शराबबंदी की पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हृदेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी हृदेश तिवारी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। भोपाल का रुख करेंगे। यहां एक युवक ने छत से छलांग लगा दी है। कोलार थाना इलाके का पूरा मामला है। युवक को बचाने की कोशिश में पुलिस वाला भी घायल हो गया है। घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना का वीडियो सामने आया है। कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। घायल युवक और पुलिसकर्मी दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। हालांकि अब इस मामले के अलग अलग जो पहलू हैं वो सामने आते जा रहे हैं। भोपाल से ही इसका एक और पहलू 11वीं का जो छात्र है इसने खुदकुशी की। परिजन स्कूल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं और इसके जो पिता हैं उनका कहना है, न्यूज़ 18 से उन्होंने ये कहा है कि स्कूल वाले पेपर देने से रोक रहे थे, इसीलिए इसने ये आत्मघाती कदम उठाया है। मामला दर्ज करवाएंगे, जांच होनी चाहिए। स्कूल से लौटने के बाद इसने बिल्डिंग से छलांग लगाई है। छलांग लगाने से पहले ये प्रिंसिपल से बात करने गया था, ये भी बात कही जा रही है। पेपर आ गए तो पहले हमारे उधर की जो स्कूल की प्रिंसिपल है उनने कहा था कि हम इसके पेपर दिलवा देंगे। तो कल हमने अपनी लड़की से बोला कि मैडम से बात करना, क्या कह रही है वो। तो कल हमारी लड़की ने बात करी प्रिंसिपल मैडम से, तो बोली हमारे बड़े सर ने मना कर दिया है कि हम पेपर नहीं देने देंगे यहाँ। तो आज एप्लीकेशन लेके गया था वो स्कूल में कि भैया हमारी यदि पेपर नहीं देने दे रही मैडम तो हम टीसी निकलवाए ला रहे हैं। तो वो टीसी निकलवाने के लिए गया था और एप्लीकेशन लिख के ले गया था, है ना। तो एप्लीकेशन लेके गया था। अब एप्लीकेशन मैडम से अब जो भी बात भई हो उसकी मैडम ने निकालने की बोली या बाद में जो भी बोला हो कि कब देंगे क्या है। और 22 तारीख से पेपर है। वो कह रहा था हम नालंदा से दे लेंगे पेपर 22 फरवरी से। हाँ, ये एप्लीकेशन लेके गया था। देखो ये एप्लीकेशन है उसकी है, तो उसके हाथ में ही निकली ये एप्लीकेशन। ऊपर से जब कूदा वो उसके समझ में क्या आया, वो बिल्डिंग पे चढ़ गया और मैडम में जो भी बात हुई प्रिंसिपल मैडम से हुई हो तो ऊपर चढ़ गया और वहाँ से कूद गया। वो पेपर देने से रोक रहे थे? पेपर देने से रोक रहे थे स्कूल से। क्या वजह बताई, क्यों रोक रहे थे पेपर देने से? इसका एक पिछले साल एक केस हो गया था, है ना। तो उसकी वजह से उनने कहा था कि हम यहाँ मत आना आप, जब पेपर होंगे तो हम पेपर दिलवा देंगे आपके। ठीक, हमने जबकि उनका यहाँ का फार्म भी भरा था, उसका रेगुलर का जो फार्म होता है उसका वो भी भरा हुआ है हमारा 11th। लेकिन उनने पेपरों के लिए एंड टाइम पे मना कर दिया, इस वजह से उसने करा ये सब कदम उठाया। तो इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? तो यार हम तो स्कूल प्रशासन को ही मानेंगे ना उसके लिए। क्योंकि जब पहले आपने बोल रखा और नहीं मतलब तो इसलिए स्कूल प्रशासन ही है तो जिम्मेदार उसका। स्थानीय लोग से क्योंकि बच्चे लोग जी। तो अभी ठीक है ऋषभ की स्थिति? अभी अब बता नहीं सकते, तो डॉक्टर लोग समझे, अभी हमें तो कुछ भी नहीं ऐसा बताया। वो तो क्या हुआ है कि ये हमारे यहाँ के एक टीआई साहब वहाँ खड़े थे, वो उधर से कूदा तो उनने अपने सीने पे ले लिया तो उसकी जान तो बच गई। अब क्या है आगे होता है अब देखना पड़ेगा। स्कूल वालों के खिलाफ आप ये कंप्लेंट करेंगे उनके खिलाफ? कौन से स्कूल का मामला? रोजमेरी स्कूल। वो बहुत पेचीदा दरअसल ये मामला है जिसका जिक्र किया जा रहा है। एक घटना चोरी का एक मामला, तब ये बच्चा माइनर में था। उसके बाद इस साल इसकी उम्र 18 साल हुई है। बहुत पेचदार ये मामला। वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासु के पास हम आपको लिए चलेंगे। वासु, इस अब जो युवक है इसके कूदने का मामला और बहुत सारे पेच हैं वासु इस मामले में, और इसे इस हिसाब से भी इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि इसे युवक ना माना जाए।
इसे एक टीनेज लड़के और युवक के बीच की स्थिति को सोचते हुए इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वासु, बिल्कुल ललित जी, देखिए पुलिस हर पहलू की बहुत बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है। अलग अलग पहलू जरूर इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इंतजार इसलिए करना होगा कि पुलिस अपनी जांच के बाद क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करती है और ऋषभ की ओर से क्या कुछ बयान दिया जाता है कि उसने क्यों ऐसा कदम उठाया। आखिर जब वो बिल्डिंग पे से छलांग लगाने के पहले जब स्कूल गया था तो उसके बीच और स्कूल प्रशासन के बीच, प्रिंसिपल के बीच क्या कुछ बातचीत हुई और क्यों उसने फिर इस तरीके का कदम उठाया, ये जरूर जो एक बहुत बड़ा सवाल है वो अभी भी बना हुआ है। लेकिन ऋषभ के पिता से हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले तो आश्वासन दिया गया ऋषभ को कि हम एग्जाम देने देंगे, लेकिन जब पेपर शुरू होने का टाइम आता है तब मना कर दिया जाता है और यही वजह है कि ऋषभ कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला गया और उसने इस तरीके का कदम उठाया। इसके अलावा हमने जब ऋषभ के बारे में और ज्यादा तफ्तीश करने की, जानने की कोशिश की तो उसकी प्रोफाइल पर भी करीब 15-16 घंटे पहले की एक पोस्ट दिखाई दी जिसमें उसने अपनी मां को सॉरी लिखा था और उसमें लिखा था कि शायद मैं कल ना रहूं। तो यानी कि ऋषभ पहले से इन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा परेशान था और एक कहीं ना कहीं मन जो है वो इस तरीके के कदम उठाने का बना चुका था। हालांकि बहुत अच्छी बात ये रही इस पूरे घटनाक्रम में कि जब ऋषभ बिल्डिंग पर चढ़ा और वो वहां से कूदने का प्रयास कर रहा था तो मौके पर जो कोलार पुलिस बल है वो वहां पर पहुंच गया और ऋषभ जैसे ही वहां पे, जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं, जैसे ही वहां से छलांग लगाता है तो नीचे एक जो एएसआई मौजूद था उसने ऋषभ को वहां पे पकड़ने की कोशिश की, जिससे ऋषभ की जान जो है वो बन गई। ऋषभ फिलहाल खतरे से बाहर है, इलाज उसका जारी है, लेकिन जो पुलिस अधिकारी है वो भी इस पूरी घटना में चोटिल हुए हैं, उनका भी जो इलाज है वो किया जा रहा है। और इसके अलावा भी जो पहलू इस पूरी घटना में निकलकर सामने आ रहे हैं उनकी भी जांच की जाएगी। स्कूल प्रशासन की ओर से अभी तक अपना कोई भी रुख जो है वो स्पष्ट नहीं किया गया है। स्कूल प्रशासन का बयान भी इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जो परिजन है बच्चे के वो इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि पिछले साल कुछ मामला हुआ था जिसके चलते स्कूल प्रशासन ने ऋषभ को स्कूल आने से रोका था, लेकिन आश्वासन दिया था कि अपना पेपर आप दे दीजिएगा जब पेपर का टाइम आया, और जब पेपर देने के लिए उसको मना कर दिया गया तब उसने इस तरीके का कदम उठाया है। ये परिजनों का कहना है, ये उसके घर वालों का कहना है। इसके अलावा एक कथित ऑडियो भी सामने आया है जिसमें जो परिजन है वो स्कूल प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे ऊपर के अधिकारियों ने मना कर दिया है, ऋषभ एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो ये कई सारे पहलू हैं ललित जिन पर अभी जांच होनी है और पुलिस की पूछताछ होनी है। निश्चित तौर पर स्कूल प्रशासन भी अपना पक्ष रखेगा, परिजन अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष तक इस पूरे मामले में पहुंचा जा सकेगा। और आपने जो बात कही, एक टीनेजर के तौर पर इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि आखिर बच्चे की ऐसी मनोदशा क्यों बनी और ऐसे मामलों को रोकने का भी प्रयास होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वासु इस तमाम जानकारी के लिए। और पेचीदा ये मामला है। दंतेवाड़ा का रुख करना होगा, बड़ी खबर यहां से मिल रही है। दंतेवाड़ा एनआईए कोर्ट में पहुंचे हैं आईएएस एलेक्स पॉल मेनन। खुद के अपहरण के मामले में बतौर गवाह पूर्व कलेक्टर मेनन पहुंचे हैं और पेच यहां पैदा होता है कि एलेक्स पॉल मेनन ने आरोपी नक्सलियों को पहचानने से इनकार कर दिया। 21 अप्रैल 2012 का यह पूरा वाकया है। सुकमा जिले के कलेक्टर रहते हुए एलेक्स पॉल मेनन को अगवा कर लिया गया था। अपहरण के दौरान नक्सलियों ने 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या भी कर दी थी। इसमें हेमला भीमा और किशन ये आरोपी है, अभियुक्त है। इसे पहचानने से मेनन ने, एलेक्स पॉल मेनन ने इनकार कर दिया। खबर कोंडागांव से, जहां बाइक को बचाने के चक्कर में एक पिकअप पलट गई है। हादसे में पिकअप का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद पिकअप में ही ड्राइवर फंसा हुआ था। कड़ी मशक्कत के बाद इसे निकाला गया और फिर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। बड़े डोंगर थाना इलाके के चांदा बेड़ा रोड की यह घटना है। खबर धमतरी से, जहां धमतरी दुर्ग रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हाईवा ने साइकिल सवार को रौंद दिया और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने हाईवा जब्त कर लिया है, तलाश की जा रही है।
अंडर 19 महिला विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और यहां पर सभी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। फूलमाला इन्हें पहनाई गई, तिलक लगाया गया, भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में फैंस मौजूद रहे। विजेता टीम को बीसीसीआई ने 5 करोड़ के पुरस्कार का ऐलान किया है। बीते दिन ही अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया था। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की सदस्य शिखा सलोची, शिखा जी भव्य स्वागत हुआ है, पूरा एयरपोर्ट रंगारंग हो गया है, कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। वर्षों का संघर्ष है, वर्षों की मेहनत थी, आज अंततः आप लोग वर्ल्ड कप जीत के आए, पूरा देश गौरवान्वित है। कैसे चली ये तैयारी? अच्छी चली थी सर। आगे का क्या टारगेट है? आगे का बस सीनियर इंडिया और आईपीएल आ रहा है, आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस। सचिन तेंदुलकर जिनको देख के हम लोग बड़े हुए हैं, वो आपको सम्मानित कर रहे थे, फैमिली आज गौरवान्वित है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और हम वर्ल्ड कप वुमेन्स का वर्ल्ड कप पहली बार आया है, हमारे कप बहुत अच्छा आया है। और सचिन तेंदुलकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन जो हैं, उन्होंने हमें स्पीच दी है, काफी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और टीम के लिए। देश की तमाम लड़कियों के लिए क्या संदेश रहेगा, उन लड़कियों के लिए जो आपको प्रेरणा मानती हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आपका एक मोटिव है, लाइफ में एक मोटिव होना बहुत जरूरी है और जो आप फैमिली सपोर्ट के बिना आप कहीं नहीं जा सकते, तो फैमिली सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड कप जीत लिया आप लोगों ने, परचम लहरा दिया, कितनी उम्मीद थी जब आप लोग गए थे? उम्मीद पूरी थी कि हम लोग वर्ल्ड कप जीत के ही आएंगे, बहुत उम्मीद थी हम लोग को। हमारे प्लेयर जो थे आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे सारे, तो उम्मीद तो थी कि वर्ल्ड कप उठाना ही है। कितना लंबा संघर्ष रहा है? पहला दिन कब था जब आपको लगा था आप क्रिकेटर बनेंगे? क्योंकि एक उम्र होती है, लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते। कब आपने सोचा था पहली बार? मैं 6 इयर्स की थी, 6-7 की, तो उस टाइम मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, तो सही स्टार्ट हो गया था। कैसे प्रैक्टिस चली इस बार? क्या खास तैयारियां थी हर टूर्नामेंट से अलग? इस बार क्या स्ट्रेटजी थी आप लोगों की? टूर्नामेंट वर्ल्ड कप के पहले ही हम लोग का 6 महीने तक का टूर रहा था, कभी कोच मैच, डोमेस्टिक वगैरह, एनसीए वगैरह, ये सारी चीजें 6 महीने तक चली थी वर्ल्ड कप से पहले, तो तैयारी बहुत खास थी वर्ल्ड कप के लिए। तो दरअसल एयरपोर्ट पर जब ये पहुंची तो भव्य स्वागत हुआ। भारत के लिए ये किसी उपलब्धि की तरह है, बड़ी उपलब्धि की तरह है। पहली बार महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप इन्होंने जीता और यही वजह है कि जब एयरपोर्ट ये पहुंची तो स्वागत हुआ। बीसीसीआई ने भी 5 करोड़ के पुरस्कार का ऐलान किया। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान, क्रिकेट अगर राजधर्म है तो सचिन उसके भगवान हैं, तो उन्होंने बाकायदा इन्हें सम्मानित किया है। और अब जब ये दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची तो सभी ने इनका स्वागत किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।